कि हमारे पास जॉब या प्रोसेस, जॉब को हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जो प्रोसेस है उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको बेस करके उसको शॉर्टेस्ट फाइंड आउट करते हैं। यानी जिस जॉब का एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है उसको सबसे शॉर्टेस्ट जॉब के फॉर्म में, इसलिए इसका नाम पड़ा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जो एल्गोरिथम है CPU शेड्यूलिंग का, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज ए शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, यानी SJN के नाम से भी जानते हैं इसको। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट, इसमें बताया गया है कि दिस इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो दो तरीके से डिफाइन होता है, यानी दो कैटेगरी, मतलब अगर हम बात करेंगे कि एक ऐसा CPU शेड्यूलिंग जिसमें दो तरीके का एक जैसे ही काम होता है बट दो अलग अलग तरीके से काम होता है, यानी एक प्रीएम्प्टिव बेस्ड और एक नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड। तो अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड की बात करते हैं तो वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कहलाता है, जो कि मैं आपको बाय डिफॉल्ट नेम जो आपको दिख रहा है दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड जो शेड्यूलिंग है, यानी शॉर्टेस्ट जॉब को लेके काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब, बाय डिफॉल्ट नेम शॉर्टेस्ट जॉब। और इसी शॉर्टेस्ट जॉब के एल्गोरिथम को प्रीएम्प्टिव बेस्ड अगर हम बनाते हैं तो उसका नाम होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका है। तो आपको ये चीजें याद रखना है कि शॉर्टेस्ट जॉब के बेस पर दो तरीके का एल्गोरिथम होता है, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव जिसको हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नाम से जानते हैं, और एक प्रीएम्प्टिव जिसको हम लोग होता है यानी शॉर्टेस्ट जॉब के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हुए बनता है, उसको होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो हम लोग उसको नेक्स्ट देखेंगे। This approach to minimize waiting time, डेफिनेटली हमने देखा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो अप्रोच लगाते हैं उसमें वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब की बात करते हैं तो इसकी खास बात ये होता है कि इसका वेटिंग टाइम रिड्यूस करने का बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, यानी इसके पास ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वेटिंग टाइम रिड्यूस हो सकते हैं। तो वो आपको दिखेगा भी कि रिड्यूस होता है। Easy to implement in batch systems where required CPU time is known in advance। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम इस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को अगर बैच सिस्टम में इंप्लीमेंट करना है, बैच सिस्टम क्या होता है वो आपको सबको पता है कि हमारे पास कुछ बंच ऑफ प्रोसेस आएंगे, उसको हम एक पहले उसको सजा धजा के तैयार कर लेंगे, फिर उसको प्रोसेस में डाल देंगे। तो यानी 1 by 1 जो होता है प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना इंटरप्ट के वो एग्जीक्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं बैच मोड। तो बैच सिस्टम में डालेंगे, लेकिन बैच सिस्टम में अगर हम डालते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उसका जो CPU एग्जीक्यूशन टाइम पहले से अगर हमको पता है तो फिर वो चीजों को हम SJF के थ्रू बैच सिस्टम के माध्यम से इजी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये वाला पॉइंट कि इजी टू इंप्लीमेंट इन बैच सिस्टम। बैच सिस्टम के लिए बहुत इंप्लीमेंटेशन इजी हो जाता है अगर टाइम आपको एडवांसली पता है। इसके बाद impossible to implement in interactive systems where a required CPU time is not known। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास जो CPU टाइम अगर पहले से पता नहीं है, बाद में पता चलता है, पहले आ जाते हैं फिर उसके बाद बोलते हैं कि जैसे एक अंदाजे से कोई आता है आपका कितना टाइम लगेगा, तो आप कभी बोलते हो सकता है मेरा 1 घंटे में हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप बोलते हो नहीं 1.5 घंटे में होगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर CPU टाइम किसी को पहले से पता नहीं है तो ऐसे केस के लिए इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, यानी इंटरैक्टिव प्रोसेस नहीं है। जैसे कि बैच सिस्टम होता है वो इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, तो इसका मतलब होता है कि अगर CPU टाइम आपको पता नहीं है तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए जो इंटरेक्शन यानी इंप्लीमेंटेशन, इंटरैक्टिव वे में इंप्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए ये वाला एल्गोरिथम उसके लिए बहुत अच्छा है जिसमें टाइम पहले से आपको पता है, यानी जो टाइम है CPU का टाइम है, जैसे कितने टाइम में आप आ रहे हो, क्या हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। The processor should know in advance how much time process will take। तो इसका मतलब होता है जो CPU है उसको पहले से पता होना चाहिए कि हर एक जॉब का CPU टाइम क्या है। मतलब CPU को तो पता नहीं होगा, लेकिन जो शेड्यूलर है जो कि CPU को हैंडल कर रहा है, तो यानी CPU के पास जब जॉब जाएगा तो CPU को पता होना चाहिए कि मैं कितने समय के लिए एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस को ये अच्छे से हैंडल कर सकता है। अब जाते हैं एग्जाम्पल। तो ये वाला एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दीजिए, इसके बाद न्यूमेरिकल अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर हम लोग उसको बोर्ड बॉक्स में न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको। तो आज के क्लास में हम लोग यही देखते हैं। सबसे पहला ये जो एग्जाम्पल है इसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। क्यों नोट करेंगे? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कोई ये नहीं होना चाहिए कि आपको पता ना। तो नोट डाउन इट।
तो जैसे P1 का जो बस टाइम है 5 है, P2 का बस टाइम 10 है, P3 का बस टाइम 8 है, P4 का बस टाइम का मतलब एग्जीक्यूशन टाइम, उसको मैं एक नया नाम देती हूँ, मतलब नया नाम नहीं है, एक और नाम से मैं बुला रहा हूँ बस टाइम। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं, बस टाइम, यानी दोनों का मतलब सेम होता है कि सीपीयू में एग्जीक्यूट करने के लिए जितना समय चाहिए उसको हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम या बस टाइम बोलते हैं। तो 5, 10, 8, 3 ये हो गया। उसके बाद आप सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक टाइम दिया हुआ है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब पहले से मेंशन कर दिया गया है कि पहले कौन अराइव होगा, बाद में कौन अराइव होगा। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास अब शॉर्टेस्ट जॉब तो काम कर रहा है, बट अराइवल टाइम उससे इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया। तो यानी आपको शॉर्टेस्ट जॉब यानी जो कम समय लेता है उस पर तो ध्यान रहेगा ही आपका, लेकिन उससे पहले आपका ध्यान रहेगा अराइवल टाइम पे। अराइवल टाइम को बेस करके ही शॉर्टेस्ट जॉब चूज करना है। तो इसका मतलब है अगर अराइवल टाइम नहीं दिया रहता तो फिर आप क्या चूज करते, सीधे सीधे एग्जीक्यूशन टाइम में से जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम है उसको लेके आप एग्जीक्यूशन करते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं अराइवल टाइम को हटा देता हूं तो अराइवल टाइम को हटा देने से आपके पास सिर्फ चॉइस बच जाता है शॉर्टेस्ट जॉब के लिए, वो होता है 3, 5, 10, यानी P4, P1, P3 एंड P2 ये सीक्वेंस होता। लेकिन जब अराइवल टाइम जोड़ दिया जाता है किसी भी न्यूमेरिकल्स में शॉर्टेस्ट जॉब के लिए, तो उस केस में आपको अराइवल टाइम को ध्यान देना पड़ता है। और ऐसे केस के लिए गैंट चार्ट जो होता है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो इसका मतलब है अगर आप गैंट चार्ट बना लेते हो तो इसका मतलब हुआ कि आप अपने क्वेश्चंस का 99% जो होता है सॉल्यूशन निकाल लिया। गैंट चार्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर गैंट चार्ट बनाना आ गया और अच्छे से बना लिए तो फिर आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 99% सॉल्व हो गया, 1% सिर्फ फॉर्मेलिटीज बचे रहता है। अब देखिए जब बस टाइम हो गया, एग्जीक्यूशन टाइम होता है, अराइवल टाइम आपको बता दिया गया। तो अराइवल टाइम सबके अलग अलग है, तो देख सकते हैं कैसे गैंट चार्ट में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही मैं अराइवल टाइम की बात करता हूं तो देखिए गैंट चार्ट में आपके पास शुरुआत हो रही है। गैंट चार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहला हमारे पास 0 सेकेंड, 0 सेकेंड में आप देख सकते हो कि P1 अराइज हुआ है। तो इसका मतलब है गैंट चार्ट में मैं P1 कर रहा हूं और P1 कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, 5 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट, यानी 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। तो उस हिसाब से मैंने बॉक्स का साइज 5 बना दिया। तो यानी रेफरेंस मैंने कंपैरेटिवली आप बॉक्स का साइज चेंज करेंगे, मतलब उससे मतलब विड्थ में ज्यादा होगा कम होगा वो डिपेंड ऑन द ये। जैसे मैंने 5 के लिए ये बनाया तो 3 के लिए कैसे बनेगा, 8 के लिए, 10 के लिए कैसे बनेगा, वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग में करना है उसको। तो यानी 0 सेकेंड में एक एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है जो कि P1 है। तो P1 जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो 5 सेकेंड के बाद वो जो होता है काम खत्म। तो आप देख सकते हो कि P1 एग्जीक्यूट होने के बाद 5 सेकेंड में, तो इसलिए आप देख सकते हो कि ये 5 सेकेंड में ये एग्जीक्यूशन हुआ है। अब 5 सेकेंड के बाद अब आपको ध्यान देना है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब ये 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में बाकी अराइवल टाइम आप चेक कीजिए। तो जब आप बाकी अराइवल टाइम चेक करते हैं तो उसमें एक आपको दिखता है 2, ठीक है। मैं एक बार इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ। जैसे ही आप बाकी अराइवल टाइम देखते हैं तो उसमें एक दिखता है आपके पास 2। तो इसका मतलब है 0 से 5 सेकेंड एग्जीक्यूशन, यानी P1 जब 0 से 5 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है उस समय बाकी सबके अराइवल टाइम भी अराइज हो जाते हैं, यानी एक्टिवेट हो जाता है। यानी P4 भी आ जाता है, फिर उसके बाद होता है P3 भी आ जाता है, आप देख सकते हो। तो उसके बाद जो होता है P5 भी आ जाता है, यानी 5 सेकेंड के अंदर P4 भी आ जाता है, P2 भी आ जाता है एंड P3 भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो अराइवल टाइम है उसी 5 सेकेंड के बीच का है। तो यानी 0, 3, 5, 2 ये अराइवल टाइम के बेस पर अगर हम P1 को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसी समय में आपके पास 3 चीजें आ जाती है। तो क्या कौन कौन सी 3 चीजें आ गई आपको मैंने बताया, 2 आ गया क्यू में, ठीक है। यहां से मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ तो डिस्टर्ब होगा। चलिए इसको रहने देते, इसको नहीं हटाते, छोड़ देते। यहाँ पे देखते हैं, जैसे मेरे पास आया, मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ, ये 2 आया है, 2 भी आया है साथ में क्यू में। मैं ये प्रायोरिटी के बेस पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कौन कौन सा आया है प्रोसेस। 3 भी आ गया है और देखते हैं 4 भी हमारे पास आ गया है। यानी ये जो एग्जीक्यूशन टाइम है उस ड्यूरेशन में ये तीनों जॉब आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि जब तीनों जॉब आ गया तो इसका मतलब होता है कि अराइवल टाइम के बेस पर तो तीनों जॉब को हमने कंसिडर कर लिया। अब जाते हैं शॉर्टेज जॉब का कमाल, यानी जो शॉर्टेज जॉब बोल रहे हैं अब यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। तो इनमें से P2, P3 एंड P4 में से सबसे शॉर्टेज जॉब होता है P4। तो इसका मतलब होता है 5 सेकंड के बाद जो एग्जीक्यूशन होगा वो P4 का होगा। तो देख सकते हैं कि P4 एग्जीक्यूशन में आ रहा है क्योंकि 2, 3, 4 में से P4 को हमने ले लिया।
तो जैसे ही हमने P4 को लिया है तो ये P4 एग्जीक्यूशन यानी एग्जीक्यूशन में आ गया, गैंट चार्ट में शो हो गया। अब P4 यूज किया तो P4 3 सेकंड के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए 5 और 3 8 सेकंड यानी 8 यूनिट ऑफ टाइम में खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा है 2 और 3, तो 2 और 3 में से शॉर्टेस्ट जॉब जो होता है वो है 8, तो इसका मतलब होता है 8 जो टाइम है वो P3 का है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, P3 को हम यूज कर ले रहे हैं। तो P3 को जब हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि ये 8 यूनिट ऑफ टाइम वो ले रहा है, तो इसलिए उस हिसाब से बॉक्स का साइज हमने गैंट चार्ट में 8 यूनिट ऑफ टाइम के जैसा शो किया। अब उसने कितना लिया है, 8 सेकंड लिया है, यानी 8 यूनिट ऑफ टाइम लिया, तो इसका मतलब है कि वो जब खत्म होगा वो 16 में जाके खत्म होगा। अब हमारे पास बचा हुआ है 2, अकेला है, तो इसका मतलब होता है कि अकेले ही वो यूज होगा। तो अकेला जब ये 10 सेकंड के लिए, तो आप देख सकते हैं कि P2 लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है, 10 सेकंड ले रहा है, तो वो जो होता है 26। तो ये हो गया हमारा गैंट चार्ट, जिसमें आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे, अराइवल टाइम पे ध्यान देंगे। उसके बाद अराइवल टाइम के ड्यूरेशंस पे अगर दूसरे अराइवल टाइम्स अगर एक्टिवेट हो जाते हैं यानी उस रेंज में आ जाते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान में, तो उन सबको हम कंसीडर कर लेते हैं। और कंसीडर करने के बाद फिर हम शॉर्टेस्ट जो कंसेप्ट है, शॉर्टेस्ट जॉब, शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम का जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसको हम एग्जीक्यूशन करते हैं। एक और मैं आपको एग्जीक्यूशन के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, नेक्स्ट क्लास में उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये तो हमारा सिंपल सा जो ऑन द स्पॉट जो 50 में जो आपका एक्सप्लेनेशन था वो मैंने बता दिया। अब चलो हम इसको देखते हैं, इसका जो टाइम होगा, कंप्लीशन टाइम क्या क्या होगा। तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा आप देख सकते हैं। अब कंप्लीशन टाइम को ये जो मैंने लिखा है इस पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। कंप्लीशन टाइम के लिए आप नीचे आ जाइए, ठीक है। अब नीचे गैंट चार्ट मैंने क्या बताया, 99% सॉल्व हो जाता है, एक बार अगर गैंट चार्ट बना दिया तो 99% आपका काम खत्म। तो अब देखिए कंप्लीशन टाइम भी आपको नीचे से गैंट चार्ट से मिलेगा। तो देखिए P1 कितने कब खत्म हुआ, 5 सेकंड में खत्म हुआ, तो इसका मतलब इसका कंप्लीशन टाइम 5 हो गया, सिंपल सी बात है। फिर गैंट चार्ट में आप देखिए P4 कितने समय में खत्म हुआ, 8 यूनिट ऑफ टाइम में खत्म हो गया, तो इसका मतलब होता है 8 सेकंड में जब उसने खत्म हुआ तो उसका कंप्लीशन टाइम टोटल 8 लगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका जो P3 कितने में खत्म हुआ, 16 सेकंड में खत्म हुआ, तो इसका मतलब है P3 का जो आपका कंप्लीशन टाइम है वो 16 है। उसी तरह से आप देख सकते हो P2 का 26। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं। सिंपल सी बात है, गैंट चार्ट से आप कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। अब जाते हैं टर्न अराउंड टाइम, यानी क्या क्या होगा। तो टर्न अराउंड टाइम जो होता है, अब सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, इसको अप्लाई करना है। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि जो कंप्लीशन टाइम होता है माइनस अराइवल टाइम, इसको आप यूज करोगे तो टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। तो अब यहाँ गैंट चार्ट यानी टर्न अराउंड टाइम के लिए गैंट चार्ट को आप यूज करोगे तो आपको नहीं मिलेगा आंसर, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कंप्लीशन टाइम हम गैंट चार्ट से बना लिए, अब कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम आप यूज करो। देखिए मैंने जो बताया है वो उसके बेस पर जो होता है आपका सारा का सारा सॉल्व हो गया। तो एक तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ रखना ही सोचना ही नहीं है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद वेटिंग टाइम इंपॉर्टेंट, तो लास्ट में हम वेटिंग टाइम करेंगे। तो वेटिंग टाइम जो होता है सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला होता है उसको आप यूज करोगे। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस जो बस टाइम होता है या एग्जीक्यूशन टाइम होता है। तो जनरली अगर हम फॉर्मूला बात करते हैं तो जनरल जो फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम का होता है वो होता है टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम, जैसे अभी हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में देखा था। तो इन दोनों का एडिशन ही होता है वो, तो उसी चीज को यहाँ पे फॉर्मूला को इधर उधर करके लिखा गया है। इस फॉर्मूला को याद रखो कि वेटिंग टाइम इज इक्वल टू होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आया। तो देखिए अब इनका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज में हमारा जो प्रोसेस था वो आपको पता चल गया है कि P1, P4, P3, P2 ये आपका प्रोसेस का सीक्वेंस था। अब इसका वेटिंग टाइम जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है वो सारे वेटिंग टाइम है, उसको आपने यूज किया है और उसको देखिए सबको ऐड करने के बाद 90 डिवाइडेड बाय 4, इसका वेटिंग टाइम 4.75। अगर आप देखते हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से वो बहुत कम है। उसी तरह से टर्न अराउंड टाइम सीधी सी बात है, जो वैल्यू आया उसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय आप 4 करेंगे और आपको ये मिल गया। तो ये सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप ये एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। और इस एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट अगर आप बना लेते हो तो आपका सारा का सारा प्रॉब्लम हो गया। और ये जो दो फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, इसको आप याद रखिए तो अपने आप बना सकते हो ये चीज। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल।
अब कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स, इसको आप नोट कीजिए। आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं अटेंडेंस ले ले रहा हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाद में शेयर कर लेना, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा।